हेलो दोस्तों। आज हम लोग बिहार SCRT अध्याय नंबर 1 साइंस क्लास 7 का अध्याय नंबर 1 जल और जंगल पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम जल के बारे में भी जानेंगे और जंगल के बारे में भी जानेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि मतलब क्या आपने कभी घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता, शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे। आपने सोचा है कि क्यों हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए टीवी, अखबारों, पोस्टरों आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है। इस क्रम में हम प्रति वर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे विद्यालयों में जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आय वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है। यह सारे प्रयास जल संरक्षण के लिए क्यों किए जा रहे हैं? एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। देखिए, होता क्या है कि कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य ग्रीष्मकाल में समान रूप से दिखाई देते हैं। क्या यह सही नहीं है कि हम अत्यधिक जल की कमी का सामना कर रहे हैं? ठीक है। आपको मालूम अनुमान लगाया जाता है कि विश्व में जो है, ये देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं 1.1 में कि किस तरह सूखा पड़ा हुआ है। सूखा में किसान किस तरह माथे पे हाथ रख के वो मतलब दुखी है कि जमीन किस तरह फटी आपको दिखाई दे रही है। ये सूखा का एक दृश्य होता है, क्योंकि हर किसानों को ना जल जरूरी होता है, क्योंकि वो जल की से वो फसलों को उपजा सकते हैं, उनको अन्न उत्पादन कर सकते हैं, उनसे व्यवसाय कर सकते हैं। कहने का मतलब जल बहुत जरूरी होता है। और और जल की कमी ऐसी हो गई कि पूरे विश्व में चिंता का विषय बन चुकी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। अगर इसमें इसमें देख लीजिए, ये तालिका बना हुआ है, इसको समझ लीजिए आप कि जैसे एक मीडियम साइज का बाल्टी लीजिए, बहुत ही छोटी साइज 20 लीटर का होना चाहिए। इसमें लगभग 20 लीटर जल मतलब समा जाए, ऐसा बाल्टी लीजिए। और मान लीजिए कि बाल्टी में भरा जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। ठीक है। मान लीजिए पूरा 20 लीटर का पानी है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक 5 मिलीलीटर क्षमता वाले चम्मच से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डालिए। ये पृथ्वी पर उपलब्ध मृत जल को प्रदर्शित करता है। और अंत में मग से 1/4 चम्मच जल निकालिए। यह विश्व की सभी नदियों और झीलों में उपस्थित कुल मृदु जल की मात्रा को दर्शाता है। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी में भरे जल जितनी होती ना, तो उसमें पीने वाला पानी 1 मग पानी ही होता। समझ रहे हो? अगर एक बाल्टी भरा जग में सिर्फ 1 मग पानी मतलब पीने वाला है, बताइए। शेष पानी तो समुद्र में भरा खड़ा पानी है। मृत्यु जल भी अधिकांशतः हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों के स्थायी बर्फ के रूप में, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए भूमिगत जल, झीलों और नदियों का जल ही बचता है, यानी कुल जल का मात्र 0.006% ही हमें मिल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सवाल अगर कभी आ जाए कि हमारे पास जल की कितनी मात्रा है, तो इसका आंसर है 0.006%। तो ये जानकारी से आप सभी को चिंता जरूर हो रही होगी। ये बहुत ही इसकी जानकारी आप अपने दोस्तों, यारों, समुदाय के लोगों में बांट सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर जो जल की जो उपलब्धता है ना, वो करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। ये सभी प्रक्रियाएं जो है ना, सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती हैं। देखिए, जल चक्र के बारे में दिया हुआ है कैसे कैसे होता है, तो सही शब्दों में इसको करना है। ये पिक्चर दिया हुआ है, इसको सही अरेंज करना है कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, वो आप कर सकते हो।
आप जानते हैं कि जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीन अवस्था में पाया जाता है। वो तीन अवस्था कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस, जो पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। बर्फ और हिम के रूप में जल ठोस अवस्था में ध्रुवों और बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है। ठीक है, अगर बर्फ के रूप में कहा जाए तो ये ध्रुवों पे पाया जाता है, बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है। द्रव की अवस्था में क्या होता है? महासागरों, झीलों, नदियों को अतिरिक्त भूमि के अंदर भौमजल यानी भूमिगत जल के रूप में मिलता है। और गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है। जो जल की तीन अवस्था के सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि पूरी जनसंख्या और सभी जीव जल का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे एक तालिका बनी हुई है। इस तालिका में अब कहने का मतलब बच्चों की एक सूची बनाइए और प्रत्येक बच्चों से कुल प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसमें मतलब बच्चे का नाम लिखिए, पीने का जल, भोजन बनाने के लिए जल, स्नान के लिए जल, कितना कितना कौन मात्रा में यूज करता है, तो वो मतलब इस तालिका में दे गए। कम से कम 10 बच्चों के लिए बनाइए। ठीक है, देखिए आप पाएंगे कि अधिकांश नगरों और बड़े शहरों में जलापूर्ति की व्यवस्था होती है। जलापूर्ति के लिए विशेष रूप से पाइपलाइनें बिछाई जाती है। जल को आसपास किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुएं से लेकर पाइपलाइनों द्वारा आपूर्ति की जाती है। छोटे शहरों और गाँवों में निकाय अथवा सरकार द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की जाती है। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल प्रायः जल स्रोत से सीधे प्राप्त करते हैं। कुछ इलाकों में जल जो होता है ना, घरों से काफ़ी दूर होता है, वहाँ से जल ढोकर लाने का कार्य और अथवा स्रोतों पर ही इसका उपयोग अत्यधिक कष्टकारी होता है। हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग कुआं, नलकूप अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त करता है। इन स्रोत को जल कहाँ से मिलता है? ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि जिनके घर दूर होते हैं वो कैसे पानी लाते हैं, कितना मुश्किल होता है। मान लीजिए किसी घर से 1 किलोमीटर दूर अगर पानी का मान लीजिए पानी का व्यवस्था है, तो 1 किलोमीटर दूर मतलब सोचिए कि अगर उसको एक सिंपल पानी भी पीना है तो पीने के लिए उसको 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अगर उसको नहाना है तो 1 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ेगा। और पानी ऐसी चीज़ है कि जो हमें मतलब ऐसा है कि पूरे दिन में उपयोग हो सकती है, ये कभी भी उपयोग हो सकती है। तो इसलिए हमें बहुत कष्टकारी होता है जिनका घर बहुत दूर होता है। ठीक है, भूमिगत जल जो होता है ना, ज़मीन के अंदर जल जो होता है, वो हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, एक सवाल इसमें आता है कि चपा हैंडपंप और नलकूप के लिए बोरिंग होते हुए देखा है आपने? क्या आपने कहीं हौज या टैंक आदि के लिए गड्ढा बनाते देखा है? आप ध्यान दीजिएगा कि ये गड्ढे एक निश्चित गहराई तक बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सभी नलकूपों अथवा हैंडपंप में लगे पाइप की लंबाई समान क्यों नहीं होती है? देखिए, तो इसका जवाब है कि सभी जगह समान गहराई तक पाइप नहीं डाली जाती। कुछ स्थानों पे ये गहराई कम होती है, कुछ स्थानों पे अधिक होती है। इसका कारण ये होता है ना कि कम और अधिक गहराई पे जल का स्तर का मिलना, कहने का समझ रहे? तो पानी का मात्रा जिस जगह पे अगर मतलब कहने का मतलब है कि कुछ जगह पे ऐसा होता है कि पानी कम गहराई पे भी मिल जाता है, कुछ जगह बहुत अंदर गहरा खोदना पड़ता है तब जाके पानी मिलता है। ठीक है, पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थानों पर जल भरा होता है, इसकी ऊपरी सतह को भौम जल स्तर कहते हैं। यह स्तर पृथ्वी के सतह से 1 मीटर अंदर से लेकर अनेक मीटर की गहराई तक हो सकता है। इस स्तर से नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। भौम जल का स्रोत कहाँ है, क्या है? आपने सोचा है कि वर्षा होने के बाद पृथ्वी की सतह पर जमा जल कहाँ जाता है? चलिए, अब है भौम जल जलभर या भौम जल स्तर। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल जो होता है ना, मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थान तथा दरारों को भर देता है। ठीक है, भूमि के अंदर जल के रिसाव को स्यंदन कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा उपयोग किए जा चुके भौमजल की पुनः परिपूर्ति
हो जाती है। ठीक है, देखिए ये नदियों का पानी है जो मतलब कहने का मतलब रिसाव करते हुए यहाँ पे जमा हो रहा है ज़मीन के नीचे। तो इसको हम लोग रिसाव को क्या कहते हैं, अंतस्यंदन। इससे इस प्रक्रिया जब ये होता है ना, तो जो ज़मीन से जो पानी जितना निकल चुका है उतना पानी फिर से वहाँ पे पहुँच जाता है। भौम जल स्तर के नीचे मृदा और कठोर चट्टानों के परतों के बीच जल जो होता है ना संचित हो जाता है। इन भंडारों को जलभर कहते हैं। इनको हम लोग समांतर नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। क्या परिपूर्ति और उपयोग की मात्रा समान है? मतलब कहने का मतलब है कि जितना उपयोग हम लोग करते हैं फिर क्या उतना ही मात्रा में हमको पानी मिल जाता है, उसकी मात्रा ये समान है? क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का रिसना है। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट होती है। समझ रहे हैं? तो जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकीकरण, कृषि, वनारोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगर मान लेते हैं ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा यूज होगी, ज़्यादा उपयोग होगा। ठीक है, फिर उसके अलावा औद्योगिकीकरण, ये कहने का मतलब जितना ज़्यादा हम लोग औद्योगिकीकरण जो होता है ना, वो फैक्ट्रियों का मतलब पेड़ पौधे हम लोग मतलब काटने लगते हैं। इसकी वजह से जो होता है ना, बारिश में कमी आती है, जिस वजह से जल स्तर को प्रभावित करती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल के स्तर को प्रभावित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए तालिका बना हुआ है कि भवन निर्माण में जल की मात्रा कितना यूज होता है, दुकान में कितना, कार्यालय में कितना, सड़क निर्माण में कितना, सिंचाई में कितना। तो ये उपयोग का अनुमान लगाइए तालिका बनाकर। एक और है, इसमें दिया है क्रियाकलाप है। इसमें क्या है, 10 छात्रों की सूची बनाइए और प्रश्न निम्न प्रकार से कीजिए और प्राप्त उत्तर को उनके नाम के सामने अंकित कीजिए। उत्तर का विश्लेषण कीजिए और विश्लेषण के उपरांत कुछ परिणाम मिलेंगे जिसका उपयोग आप जल प्रबंधन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है और भी, जो पारंपरिक यंत्र होता है ना, रहट, ढोल से मटकुआं आदि का उपयोग हो रहा है। हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है। हर राज्य में जल जो होता है ना उपलब्ध समान मात्रा में नहीं होता। जैसे राजस्थान में बारिश मत कहें मरुस्थल जगह है तो वहाँ पे बारिश मतलब वैसी नहीं होती जिस तरह बिहार में होती है, जिस तरह शिमला मतलब क्या बोलते हैं उत्तराखंड में होती है, वैसे नहीं होती। तो इसलिए वहाँ जल की उपलब्धता इक्वल नहीं है। इसमें अनेक कारण, जिनमें सबसे प्रमुख कारण वर्षा का वितरण है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जैसे मैंने आपको बताया। कुछ स्थानों पे मेघालय में बहुत बारिश होती है, लेकिन अदर स्टेट में वैसी बारिश नहीं होती है। कुछ स्थानों पे बहुत कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान हुआ, कम बारिश होती है। अत्यधिक वर्षा से अक्सर उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाती है। वहीं दक्षिण बिहार में कम वर्षा का जल की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है। अब है लाइन जल प्रबंधन। कैसे हम लोग जल का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में है। देखिए,